पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे भारतमातरं। नमो नमः। नमस्कारः। वन्दे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है हमारी निशुल्क संस्कृत कक्षा में वर्णमाला अध्यापन के वीडियो की रिकॉर्डिंग का तीसरा भाग। इस वीडियो के अंतर्गत वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण, उनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों को आप उतना जान सकेंगे जितना प्रारंभिक स्तर के अध्येताओं को जानना आवश्यक है। तो देखिए, हमने रिकॉर्डिंग के पिछले 2 पाठों में स्वरों का वर्गीकरण व्यवस्थित रूप से जाना। आज के इस भाग में वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण और वर्णों के उच्चारण स्थानों का हम विशद विवेचन करेंगे और अगली 1-2 कक्षाओं में हमारी वर्णमाला प्रारंभिक स्तर की है, वो पूरी हो जाएगी, है ना। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा युर्भवश्च विनय। शब्द शास्त्रों अनंत पार है, पूरा जीवन भी लगा देंगे तो हम पूरे शब्द शास्त्र को जान नहीं सकते हैं, पर हम उसमें से क्या करेंगे, जो सार है उसको ग्रहण करेंगे। जितना जानना संस्कृतानुरागी के लिए आवश्यक है उतना जानेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। हमने देखा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो आचार्य हैं, है ना, वो जब किसी बात का प्रमाण देना चाहते हैं, किसी बात का उदाहरण देना चाहते हैं, तो वो प्रकृति से उदाहरण लेते हैं। हमने ये जाना कि जब वेदारंभ होता था तो सबसे पहले वेदारंभ में सिखाई जाती थी वर्णोच्चार शिक्षा। अब वो 5 वर्ष का बच्चा है, उसको सिखा रहे हैं ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है, उसको नहीं समझ में आएगा। पर वो चूंकि आश्रम में रह रहा है, वो प्रकृति के बीच रह रहा है, वो पशुओं की पक्षियों की आवाजें सुन रहा है, तो हमारे जो तपस्वी थे, जो ऋषि थे या आचार्य थे, उन्होंने क्या किया, प्रकृति से ही उदाहरण उठाए, बच्चे को बताया तुमको समझना है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। सुनो, मुर्गे की आवाज सुनो। हमने सुना कि ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ये महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का सूत्र है कि मुर्गे का जो ऊ काल है, मतलब 3 बार जो वो ऊ बोल रहा है, कुकुडू कू, तो कुकु, ये जो 2 बार बोला वो ह्रस्व मात्रा है, उसमें एक काल का इतना समय लग रहा है, वो एक मात्रा के बराबर है। कुक डू कू, कुक एक मात्रा, कुकड़ू 2 मात्रा, कू कुक डू कू। आप बोल के देखिए, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा के बराबर समय मुर्गे की, बाघ के, तीनों प्रकार के ऊ में लग रहा है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आकाल ह्रस्व दीर्घोप्लुत, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ई काल ह्रस्व दीर्घोप्लुत, उन्होंने कहा ऊ काल, क्योंकि ऊ काल का उदाहरण उनके सामने दिख रहा था, मुर्गे की, बाघ। अब केवल यही नहीं, फिर उन्होंने पक्षियों से, पशुओं से बाकी भी देखा कि 1 मात्रा में कौन बोलता है, 2 मात्रा में कौन बोलता है, 3 मात्रा में कौन बोलता है। तो एक बड़ी सुंदर सी कारिका है, पाणिनीय शिक्षा की है। कह रहे चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वे वायसः और शिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्ध मात्रकम। हम लोग तो बहुत सुन नहीं रहे हैं ना, हम चाश की आवाज माने नीलकंठ की आवाज सुन रहे हैं ना, हम नकुल नाम का जो पशु है, मत नकुल माने नेवला, हमने उसकी आवाज भी नहीं सुनी है। पर वो तो आश्रम में थे ना, वो तो सारे पशु पक्षियों की आवाज सुन रहे थे बच्चे। तो वो कह रहे हैं कि चाश एक मात्रा में बोलता है, नीलकंठ की जो आवाज है ना, वो एक मात्रिक होती है। वो जो भी आवाज करता होगा, मैंने तो इसमें ढूंढा भी था पिछले क्लास पढ़ाते समय भी, कि उसकी आवाज जो आती है ना, आप लोग देखिएगा गूगल पे सर्च करके, वो अ, अ, ऐसा कुछ तो भी आवाज निकालता है, जो केवल अ के बराबर निकलती, ह्रस्व अ के बराबर। और कौवे की आवाज तो हम सबने सुनी है ना, वो 2 मात्रा में बोलता, काव काव काव, है ना। तो ये कौवे की आवाज, वायस माने कौवा, ये जो कौवा है ये दीर्घ मात्रा में स्वरी ध्वनि करता है, 2 मात्रा के बराबर उसकी आवाज निकलती है। और उसी के अनुपात से जो मयूर है ना, जो मोर है, उसकी जो आवाज है वो त्रिमात्रिक होती है, मतलब वो 3 मात्रा के बराबर बोलता है। तो मोर भी हम लोग प्रायः मोर की आवाज नहीं सुनते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक गूगल पे सर्च किया मोर की आवाज, आप भी सर्च करिए। मुझे कुछ ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ी, 1 2 3,
3 मात्रा के बराबर आवाज कर रहा है वो, है ना। मयूर, मयूर जो है वो 3 मात्रा के बराबर आवाज करता है। मतलब वो मयूर का जो स्वर निकल रहा है गले से वो प्लुत है। तो चाश माने नीलकंठ ह्रस्व स्वर में आवाज करता है, ध्वनि करता है। कौआ दीर्घ स्वर में ध्वनि करता है, 2 मात्रा की ध्वनि करता है। और शिखी माने मयूर, मोर जो है वो 3 मात्रा की ध्वनि करता है, माने प्लुत स्वर की ध्वनि करता है। और जो नकुल है, मुंगूस जिसको बोलते हैं या नेवला बोलते हैं, वो आधी मात्रा के बराबर ध्वनि करता है। अर्धमात्रम ध्वनिम करोति। तो इस तरह से पशु पक्षियों की आवाजों से उन्होंने उदाहरण लिए और बच्चों को सिखाया। बताइए कितना इंटरेस्टिंग होता होगा सीखना उस जमाने में, है ना। ये देखिए नीलकंठ यहाँ पर है, कह रहे एक नीलकंठ विरौति, एक मात्रा। वायसः विरौति द्वे मात्रे, वायस माने कौआ, 2 मात्रा में विरौति माने आवाज निकालता है। और शिखी माने मयूर, मयूर की आवाज को बोलते केका, वो त्रिमात्रा में, तिसरह मात्रा माने 3 मात्राओं में आवाज निकालता है, प्लुत स्वर में आवाज निकालता है। और नकुल जो है वो अर्ध मात्रा माने व्यंजन के बराबर की आवाज निकालता है। और बोलने में हमें जितना समय लगता है उससे भी आधा समय उसको लगता है। यही चीज यहाँ पर बताई है ना, कि हमारे परिसर में बहुत से पशु पक्षी हैं, उनकी ध्वनियां हैं, और उन ध्वनियों में हम इन वर्णों की मात्राओं को देख सकते हैं। और ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक आपने देखा। अभी प्रयोजन तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बताऊं आपको कि केवल यही नहीं, यहीं से जो है ना मात्रिक जो स्वर निकले, ये तो हमने मात्रा के हिसाब से, काल के हिसाब से गणना की। इस प्रसंगवश यहाँ यह भी बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे मनीषियों ने संगीत शास्त्र की व्याख्या की, तो वहां सारे गम प धनि इत्यादि स्वरों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी उन्होंने पशु पक्षियों की आवाज का विश्लेषण किया। अब मुझे तो ज्यादा फिजिक्स आती नहीं है, पर ये जो सुर है ना सारे गम प धनि, वो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। कि आपने एक सुर लगाया सा, तो फिर रे कितना होगा, ग कितना होगा, म कितना होगा, प कितना होगा, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो ऊपर जाते जाते हैं स्वर। तो जो मोर है उसका जो सुर है, उसकी जो आवाज है, उसको अगर आपने सा मान लिया, तो फिर बाकी के पक्षियों को, पशुओं को सुनते चलो, आपको सारे ग म प ध नि सा के सुर ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छी कारिका मुझे मिली, तो मैं आप लोगों के लिए ले आई, है ना। जो बृहदेशी और नारदीय शिक्षा संगीत शास्त्र के ग्रंथ है, उसमें ये कारिका है। कह रहे षड्जम वदति मयूरो, है ना। षड्जम वदति मयूरो, जो मयूर है माने मोर है, उसकी जो आवाज है उसको सा मानो। मयूर की आवाज को अगर हमने सा माना, तो जब हम चातक की आवाज सुनेंगे, हमने तो सुनी नहीं चातक की आवाज, पर चातक की जो आवाज निकलेगी वो रे है ना। ऋषभम चातको वदेत, और अजा वदति गंधारम, अजा जो आवाज निकालती है वो ग स्वर है। अजा की आवाज तो सबने सुनी होगी, मैं ग, ग ये हो गया। और क्रौंच पक्षी है ना, क्रौंचो वदति मध्यमम, क्रौंच पक्षी मध्यम स्वर में गाता है। मतलब म, जो संगीत शास्त्र का म है, वो आवाज निकालता है क्रौंच पक्षी। और पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमम वदेत, ये हमने सुना है कि कोयल जो है वो पंचम सुर में गाती है। पर देखिए कितना कीन ऑब्जर्वेशन किया है कि वो हमेशा पंचम स्वर में नहीं गाती है। जब पुष्प साधारणे काले, जब आम की बौर फूल जाती है, उस समय जो कोकिल की आवाज है वो पंचमम, वो पंचम सुर में होती है। कुहू कुहू, ये पंचम है। और प्रावुट काले तु संप्राप्ते दैवतम दरदुरो वदे, दरदुर माने मेंढक, मेंढक जो टर टर की आवाज करता है। प्रावृट का मतलब होता है वर्षा, वर्षा काल में मेंढक जो टर टर करता है वो दैवत स्वर में गाता है, वो ध स्वर निकालता है। उसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती आवाज की, वो ध सुर के बराबर होती है। और कह रहे हैं सर्वदा च देवी, सर्वदा च तथा देवी निषादम वदते गजह, हाथी की जो चिंगाड़ है, हाथी जो चिंघाड़ता है ना, वो नी स्वर है। तो प्रकृति से स्वर लिए और संगीत शास्त्र सिखा दिया। ये तो मैंने केवल एक डेमो दिया, एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने इंटरेस्टिंग बना बना के, मनोरंजक बना बना के शास्त्रों को प्रस्तुत किया है।
तो चलिए हम अब फिर से चलते हैं अपने मूल विषय पर। संगीत शास्त्र हमारा विषय नहीं, हालांकि विषय होता तो इस पे बहुत सारा और व्याख्यान किया जा सकता था। तो जो संगीत को जानते होंगे वो मेरी इस बात को समझ सकते हैं, है ना। सा अगर आपने लगाया तो रे उससे ऊंचा होगा। सा रे ग म प ध नी सा। सा जो सा नीचे का है उससे जो सा तार सप्तक का है वो उससे जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी का होता है। और अगर हम मंद्र सप्तक में जाएंगे तो उससे बिल्कुल हाफ फ्रीक्वेंसी का होता है। और ये चीजें समझाने के लिए उन्होंने प्रकृति से कितने सुंदर उदाहरण लिए, वो मुझे तो आश्चर्य होता है देख के। हाँ बहुशुभन, हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो संगीत शास्त्र को जानते होंगे, उनको ये सुन के मजा आया होगा आज। चलिए अब हम चलते हैं हमारे वर्णों के वर्गीकरण पर। हमने स्वरों का वर्गीकरण बहुत अच्छी तरह जान लिया, और हमने जाना कि जो स्वर है वो कुल 132 भेद है उनके। 132 किसी भाषा में नहीं होंगे, पर वर्णों का व्यवस्थित संयोजन, किस वर्ण को कहाँ रखना है, किसके बाद किसको रखना है, ये सब भी विचार करके लिखा है ना। कि एक जैसे उच्चरित होने वाले वर्ण एक जैसे ग्रुप में रहेंगे, है ना। क ख ग घ ङ ये सारे एक स्थान से उच्चारित होते हैं, है ना। तो इसलिए उनका एक ग्रुप बनाया, उसको बोला कवर्ग, उसको नाम दिया कु, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अभी केवल देखिए, है ना। उन्होंने क्या किया, कंठ वर्ण है, कुछ जो उच्चारण स्थान है वो पहले जान लीजिए। जो वर्णों के उच्चारण स्थान है वो कंठ है, कुछ वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं। तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, है ना। उसके बाद एक उच्चारण स्थान और है जिसका नाम है नासिका। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो दो जगहों से उच्चरित होते हैं, उनका भी निदर्शन किया, अभी हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक वर्ण को पहले हम देखते हैं। तो कह रहे हैं वर्णों के जो उच्चारण सन है, ये देखो ये सारी स्लाइड्स जो है मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक में बनी बनाई मुझे मिल गई, आपके काम आ जाएंगी, जो नई पुस्तक है उसमें, है ना। तो देखिए ये हमारा जो मुख का अवयव है, इनमें देखिए ये बिल्कुल गले से जहां शुरू होता है वो हमारा कंठ है। फिर आगे हम चले तो तालु है, और आगे चले तो मूर्धा है, और आगे चले तो दांत है, और आगे चले तो ओष्ठ है, और उसके साथ ही नासिका है। तो हम देखेंगे कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चरित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। तो ये हमारे सामने कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण है। क ख ग घ ङ, ये तो है ही, इसके अलावा आ भी है, ह भी है, और विसर्ग भी है। तो कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमारे महर्षियों ने क्या किया, सूत्र बना दिए। सूत्र याद कर लो, याद हो जाएगा। सूत्र बनाया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ अ से ग्रहण करेंगे हम अ आ दोनों को। तो अ माने आ, कु कु माने कवर्ग, कवर्ग माने क ख ग घ ङ, ह ये ह वर्ण, और विसर्जनीय, विसर्जनीय माने विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ, बोलिए सब लोग। अ आ, क ख ग घ ङ, ह अह। इतने वर्णों का उच्चारण करने में हमको जीभ का, दांत का, ओठों का किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ा, सीधे कंठ से ये वर्ण बाहर आ गए। जो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं उनको हम कहेंगे कंठ्य वर्ण, और जब बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे कंठ्याः वर्णाः। अब अगले वर्ण है तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण। तालु से उच्चरित होने वाले जो वर्ण है वो है तालव्य वर्ण, है ना। तो च छ ज झ य बोल के देखिए। च छ ज झ य, हमारी जीभ थोड़ी सी ऊपर उठती है, और जीभ का जो बीच का भाग है वो हमारे एक ऐसे स्थल को स्पर्श करता है जिसका नाम है तालु, है ना। वो तालु का अ, अनुभव हमको होता है जब सर्दी हो जाती है तो हमारी जीभ का जो पश्च भाग है ना, वो तालु को स्पर्श करता है और वर्ण निकलता है च छ ज झ य। बोल के देखिए, है ना। तो ये च छ ज झ य, हाँ हाँ। तो ये केवल च छ ज झ य ही तालव्य वर्ण नहीं है, ई भी है, य भी है, श भी है। इसलिए सूत्र बना दिया कि ई माने ई, चु माने च छ ज झ य, और य और श, ईचु यशानाम
तालुहु मैंने ईचु यशानाम उच्चारण स्थानम तालुहु। ई च वर्ग य और श का उच्चारण स्थान तालु है। अब आ जाइए, उसके और आगे एक स्थान है जिसका नाम है मूर्धा। अब यहां हमारी जीभ का थोड़ा ज्यादा काम है। मूर्धा का मतलब होता है हमारे दांत के ठीक ऊपर का जो स्थान है उसको बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनको कहते हैं मूर्धन्य। अब देखिए, आपने जहां से बोला क, वहीं जीभ को रखिए, जीभ को मत उठाइए और बोलिए ट ठ ड ढ ण। बोल सकता है कोई? नहीं नहीं। बोल सकते, है ना? तो ट उनका स्थान ट चूंकि ट मूर्धा है, तो हमारी जीभ केवल स्पर्श नहीं करती, वो और भी एक्सरसाइज करती है। वो उठती है, वो मुड़ती है, वो ऊपर जाती है, और जीभ का जो ऊपर का मतलब टिप है उसकी, वो जाके हमारी मूर्धा को स्पर्श करती है। आप अनुभव करके देखिए, बोलिए ट ठ ड ठ ण। बोलिए सब लोग। ट ट ठ ट ड ट न क्या हो रहा ण है? जीभ मुड़ रही है आपकी, मुड़ के ट एक स्थल का ट स्पर्श कर रही है। ट ठ ड हाँ ढ ण। अब बोलिए रू। रू रू अब बोलिए र। तो भी जीभ वहीं र जा रही है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द है श, उषा। है ना? हम लोग उषा और निशा दोनों को श बोल देते हैं, पर ये तालव्य श और मूर्धन्य श का अंतर समझिए। तालव्य श में जीभ तालु से लगती है, और मूर्धन्य श में जीभ मुड़कर ऊपर मूर्धा का स्पर्श करती है। तो यहां पर बोलना है ट ठ ड ढ ण, रू र और श। तो इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। नियम बता रहे हैं, रू टू रसाणाम मूर्धा। रू माने रिरी, टू माने ट ठ ड ढ ण, र और श, इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसलिए इनको कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। इसीलिए जो बड़ी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको शरीफे वाला श और षटकोण वाला श नहीं बोला जाता। कहते मूर्धन्य श लिखो, है ना? तालव्य श लिखो, दंत्य स लिखो। दंत्य स माने दांत से उच्चरित होने वाला स, और मूर्धन्य श माने मूर्धा से उत्पन्न होने वाला श, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं षटकोण वाला श। है ना? आगे चलते हैं। अब है उच्चारण स्थान अगला दंत, और इन वर्णों को बोलते हैं दंत्य वर्ण। या बहुवचन लिखा है दंत्याह वर्णा। इसका उच्चारण स्थान है रि, तू माने तथ दध न, ल और स। अब इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान चूंकि दांत है, तो हमारी जीभ को हम जब तक दांतों से स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक हम इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। है ना? आप जीभ को अंदर खींच लीजिए और बोलिए तथ दध न। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, है ना? तो अब देखिए, फिर अब बोलिए और महसूस कीजिए, आप अनुभव कीजिए कि त थ द ध न लृ स, इन सारों का उच्चारण करने में हमारी जीभ दांत का स्पर्श करती है। केवल स का उच्चारण करते समय ऐसी हवा निकालती है वो, पर हमें जीभ को दांत के पास लाना पड़ता है। इसलिए ये दंत्य ट स है ठ ड ढ न है ना? त थ द ध न ल स और लृ। तो है ना? हम ल जीभ को स अंदर रख के स नहीं बोल सकते, हमको दांत के पास जीभ को ट लाना ठ पड़ेगा। ड ढ न हाँ, ल है ना? स इसलिए सूत्र दिया लृतु लसा नाम दंता। लृ तू मने तवर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दांत है। अब आ जाइए ओष्ठ वर्णों पर। अब देखिए, उपपदवानियानाम ओष्ठौ। अब ओष्ठ वर्ण जो है वो ओठ से उच्चरित होते हैं, और इनका नाम है ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ्याः वर्णाः। इनका उच्चारण करने के लिए हमको ओठ की सहायता लेनी पड़ेगी। ओठों को आपस में मत मिलाइए, बोलिए प फ ब भ म। ओठों में कोई हरकत न कीजिए और बोलने का प्रयत्न कीजिए उ ऊ। जब तक ओठों को ऐसे नहीं पास कर। नहीं लाओगे आप, ऊ ऊ ऊ ऊ, प ऊ फ ब। देखिए, प फ ब भ में तो पूरा स्पर्श कर रहे हैं ओठ दोनों आपस में, पर ऊ में भले ही स्पर्श नहीं कर रहे हैं, पर इधर का भाग स्पर्श करके हमको ऐसा एक ऐसा मुंह बनाना पड़ता है, और हम बोलते ऊ। है ना? तो ये ऊ उ माने उकार, माने ऊ ऊ।
पु माने प फ ब भ म, और एक अक्षर है उपधमानीय, है ना। उपधमानीय, जिह्वामूलीय, है ना। ये सारे यम है। अभी इनके विषय में आप मत ज्यादा चिंता कीजिए, पर इतना समझ लीजिए कि प फ और क ख, है ना, इनके पहले अगर विसर्ग आता है तो एक होता है उपधमानीय, एक होता है जिह्वामूलीय। तो पफ के पहले आने वाले विसर्ग को उपधमानीय कहते हैं, उसका उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। अब आ जाइए नासिक्य। नासिक्य वर्ण, अनुस्वार, जो अनुस्वार है वो मुख्य रूप से नासिका से उच्चरित होता है, है ना, हाँ। और ये का जो अनुस्वार है वो हम सभी स्वरों में लगाते हैं, ईम, उम, है ना, एम, ओम। तो ये अनुस्वार नासिका से उच्चरित होता है। पर और भी कुछ वर्ण है जो नासिका से उच्चरित होते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ अक्षर छूट गए हैं, उनका भी विवेचन किया, कुछ भी छोड़ते नहीं है, है ना। मतलब मैंने तो ये जाना है कि जब हम शास्त्रों से अध्ययन करते हैं तो हमारी जैसे ही मन में एक शंका आती है, उसका समाधान अगले पेज पे मिल जाता है, अगले वाक्य में मिल जाता है। अब हमें लग रहा होगा कि ए आई ओ औ तो छूट गया, तो छूटा नहीं है, उसका भी यहाँ पर उन्होंने विवेचन किया है। कह रहे ए दई तो हो कंठ तालु हो। एत और ऐत माने ए और आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, इसलिए इनको कहते हैं कंठ तालव्य। और ओ दउतो कंठोष्ठम, ओत और औत माने ओ और औ जो है वो कंठ, कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से इनका उच्चारण होता है। और क्यों होता है, हमने पढ़ा था कि अ और ई मिलके ए बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो जब हम ए बोलेंगे तो हमें कंठ और तालु दोनों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ए बोल के देखिए, है ना, कंठ, और हमारी जीभ थोड़ी सी ऊपर जाती, जीभ का पीछे का भाग, ए आई, है ना। और जब हम ओ औ बोलते हैं तो ये अ और उ से मिलके बना है, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ और उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसलिए अ और उ दोनों मिला के जो ओ औ बने, उनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है, और उनको कहेंगे कंठोष्ठ्य वर्ण। तो बोल के देखिए, ओ औ, है ना। ओ औ में हमारी जीभ कुछ भी काम नहीं कर रही, कंठ से आवाज निकल रही है, पर हमारे ओठ काम कर रहे हैं, ऐसे पास में आ रहे हैं, ओ और औ, है ना। अब आगे चलते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा कि सारे स्वर अनुनासिक भी होते हैं और अनुनासिक या निरनुनासिक भी, आ ई ई और आ ई ई। पर कुछ वर्ण व्यंजन भी है जिनका उच्चारण नासिका से होता है, वो है यमंगण न, माने हर वर्ग का पांचवा वर्ण। तो कह रहे हैं यमंगणनानाम नासिका च, य म ङ ण न, बोल के देखिए, य म ङ ण न, देखिए यहाँ पर भी आप नासिका का प्रयोग कर रहे हैं, पर केवल नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भी वहां पर व्यवस्थित बताया है ना। क्या कहा, यमंगणनानाम, नासिका नहीं लिखा, यमंगणनानाम नासिका च, मतलब यमंगणना का उच्चारण स्थान नासिका भी है। यमंगणना नाम नासिका च, माने यमंगणना, ये जो पंचम वर्ण है हर वर्ग के, उनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। मतलब उनके जो उच्चारण स्थान अभी बताए, अकुह, विसर्जनीय कंठा, वो कंठ, तालु इत्यादि तो है ही, उसके साथ हमको नाक का प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो देखिए, जो कंठ है उससे उच्चरित होता है ग, क ख ग घ, और ग बोलते समय हम नासिका का भी प्रयोग करते हैं। तो ग है कंठ नासिक्य, है ना। य है तालु, च छ ज झ तालव्य वर्ण है, और च छ ज झ य में हम नासिका लगाते हैं। ट ठ ड ढ मूर्धन्य वर्ण है, और ट ठ ड ढ ण ण में मूर्धा प्लस नासिका दोनों है। न त थ द ध दंत वर्ण है, पर जब हम न बोलते हैं तो दांत के साथ हम नासिका का भी प्रयोग करते हैं। और प फ ब भ ओष्ठ वर्ण है, म ओष्ठ है, पर ओष्ठ के साथ नासिका का भी प्रयोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं स्वस्थानाहा, मतलब अपने अपने स्थान से तो इनका प्रयोग होगा ही, नासिका च, साथ में हमें नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा।
इसके बाद एक अक्षर केवल बच गया, उसको भी नहीं छोड़ा है, वह बच गया। आप अगर पूरा देखेंगे तो वह रह गया। कह रहे हैं वकारस्य दंतोष्ठम, दंत ओष्ठम, दंतोष्ठम, और इस वर्ण को कहेंगे दंत्योष्ठ्य वर्ण। दांत और ओष्ठ दोनों का उच्चार मतलब सहारा हमको लेना पड़ता है वो बोलते समय। देखिए हमारा ओठ भी पास आ रहे हैं वो, और हमारे दांतों के पास भी जीभ आ रही है वो स्पर्श भले नहीं कर रही है, पर दांतों के पास जाके आगे पीछे कर रही है वो। तो दंत्योष्ठ इन इस वर्ण को कहेंगे। केवल व के लिए एक सूत्र बनाया। तो इस तरह से ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान हुए। अब ये एक वर्गीकरण देख लीजिए, पुनरावृत्ति जैसा है ना। पहले हम कंठ देखें। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, या अकुह विसर्जनीया कंठ्या, इचु यशाह तालव्या, ऋटुरशाह मूर्धन्या, ऋतुलसाह दंत्याः, उपपद्मानीयाः ओष्ठ्याः, और नासिकानुस्वारस्य। ये सूत्र हो गए। आगे देखिए, इन वर्णों को कहेंगे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य और नासिक्य। ये पूरा वर्गीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको इसका वीडियो बना के भेजूंगी, तब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर 6th की बुक में आप देख सकते हैं ना। तो ये एक बार फिर से वर्गीकरण किया है। और यहाँ पर देखिए यमंगणना नाम और अम और यमंगणन इनका उच्चारण स्थान नासिका है। फिर बताया ए आई ओ औ, है ना, इनका भी उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ के साथ ओष्ठ भी है। वो हमने उसका बहुत अच्छी तरह से वर्गीकरण किया, और ये पुस्तक के हिसाब से ये बताया है। वही जो मैंने अभी बोला, अकु विसर्णया कंठ्या, इचु यशा तालव्या, ऋटुषा मूर्धन्या, लुसुलसा दंत्या, उपु पद्मानिया ओष्ठा, यमंगणनानाम नासिका। यहाँ सूत्र बदल दिया है, पता नहीं क्यों। ए आई कंठ तालव्यौ, ओ औ कंठ। अच्छा, बच्चों की सुविधा के लिए सूत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है ना, पर सूत्र है मुख्य। ए दई तौ कंठ तालव्यौ, ओ दौ तौ कंठ्योष्ठौ, वकारस्य दंत्योष्ठ या वकारः दंत्योष्ठ, और अनुस्वारस्य नासिका। ये हमारे जो पाठ था वो संपूर्ण हो गया है। अभी हमने वर्णमाला का बहुत थोड़ा सा भाग देखा है। ये तो केवल उच्चारण स्थान हुए। अभी हमको प्रयत्न जानने हैं। एक एक वर्ण का उच्चारण करते हैं तो बहुत तरह के हम प्रयत्न करते हैं ना। उन प्रयत्नों के नाम है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। वो आपने जान लिया। वर्णमाला की रिकॉर्डिंग भाग 1 में यदि नहीं जाना है तो ऊपर आई बटन पर वह वीडियो लगा है, उसे देख ले, है ना। अनुनासिक, अननुनासिक वो आपने जान लिया। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वो आपने जान लिया। वर्णमाला रिकॉर्डिंग भाग 2 में वह भी ऊपर आई बटन पर लगा है वीडियो, उसे देख सकते हैं। तो अगली कक्षाओं में जब जब हमें ऐसी कक्षा हमारी समाप्त हो जाएगी और समय मिलेगा तो हम इनको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत सुंदर कारिका लिखी है। वृत्तावसाने नटराज राजो ननादटक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो ये हमारी वर्णमाला जो भगवान शंकर के डमरू से भी निकली है, वो भगवान शंकर के डमरू से जो निकली है उसका क्रम अलग है। वो 14 सूत्र है। उसका प्रयोग पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में या जितने भी वैयाकरण है बाद वाले वो अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथों में व्याकरण शास्त्र में करते हैं। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र और उससे प्रत्याहार निर्माण की विधि से संबंधित वीडियो भी ऊपर आई बटन पर लगा है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसे अवश्य देखें। स्टॉप शेयर कर रही हूँ। आप लोग इतने इतने धैर्य से इतनी देर तक रुके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की कक्षा में बहुत आनंद आया। चलिए कोई शांति पाठ कीजिए जल्दी से और हम अपनी कक्षा को समाप्त करें। कौन ॐ करेंगे? हाँ, रंजनी जी कीजिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।